हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एसी स्टडी क्लासेस में। हिंदी की स्पेशल क्लास में आज हम आपके लिए पीजीटी 2021 का क्वेश्चन पेपर लेकर आए हैं। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव लिख कर के ज़रूर बताइए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है पहला प्रश्न है जे हाल मिसकी मकुन तगाफुल दुराय नैना बनाए बतियाँ। इस प्रसिद्ध पंक्ति के रचनाकार पूछा गया था कि रचनाकार कौन है। अमीर खुसरो, कबीर, रज्जब, मलिक मोहम्मद जायसी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? अमीर खुसरो, ये ऑप्शन। तो ये पंक्ति किसकी है? अमीर खुसरो की है। ये सारे प्रश्न 2021 के पीजीटी में पूछे गए थे और कई बार यही प्रश्न रिपीट होते रहते हैं, इसलिए गाइस ध्यान से पढ़ते चलिए। अगला प्रश्न है दूसरा, 21वीं सदी का लड़का किस कहानीकार की कृति है? 21वीं सदी का लड़का क्षमा शर्मा, मोहिनी छाबड़ा, महेश दर्पण, बीरन सक्सेना। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? क्षमा शर्मा। 21वीं सदी का लड़का क्षमा शर्मा की कृति है। काला कानून, कस्बे की लड़की, घर घर तथा अन्य कहानियाँ, थैंक यू, सद्दाम हुसैन, लव स्टोरीज आदि इनकी अन्य कहानी संग्रह है। किसकी? क्षमा शर्मा की। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना के लेखक का नाम सही नहीं है? जुलूस रुका है, विवेकी राय, शिखरों के सेतु, श्री प्रसाद सिंह, तुम चंदन हम पानी, विद्यानिवास मिश्र, सदाचार का ताबीज, श्री लाल शुक्ल। तो इसमें से ये बताना है कि इसमें इन रचनाओं में से लेखक का नाम सही नहीं है, कौन सा नहीं है? तो ये चौथा, सदाचार का ताबीज, श्री लाल शुक्ल का नहीं है, बल्कि ये किसका है? हरिशंकर परसाई का व्यंग है। बाकी ये तीनों सही है। जुलूस रुका हुआ ये विवेकी राय का है, शिखरों के सेतु श्री प्रसाद सिंह, तुम चंदन हम पानी विद्यानिवास मिश्र, ये चौथा गलत है। सदाचार का ताबीज किसका है? ये हरिशंकर परसाई का। अगला प्रश्न है, एक में तालब ध्वनियों का प्रयोग हुआ है, बताना है किस में हुआ है? पापा, बाबा, मामा या चाचा। तो किस में हुआ है? तो ये चाचा में हुआ है, क्योंकि ये जो चा वर्ग की दोनों अक्षर दिए गए हैं, इसमें चा वर्ग का है। ये चा वर्ग में 5 वर्ण आते हैं। कौन कौन सी? चा, छा, जा, झा और या। तो ये जो चा वर्ग है ये कहाँ से, इसका उच्चारण स्थान क्या है? तालब। तो ये चाचा तालब ध्वनियों का प्रयोग हुआ है इसमें। चा, छा, जा, झा, या और इस्सा, ये भी तालब ध्वनियाँ हैं। अतः इनसे बनने वाला जो शब्द है चाचा में तालब ध्वनियों का प्रयोग हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं, बीड़ा पाणी में कौन सा समास है? बीड़ा पाणी बहुब्रीहि, कर्मधारय, द्विगु या बेभाव। तो बीड़ा पाणी में बहुब्रीहि समास है, ये ऑप्शन सही होगा। जिसका विग्रह करेंगे तो हम क्या होगा? जिसके पाणी यानी हाथ में बीड़ा है, अर्थात सरस्वती। अगला प्रश्न है, रीति काल को सर्वप्रथम श्रृंगार काल नाम रखने का सुझाव किसने दिया था? किसने सबसे पहले रीति काल को श्रृंगार काल नाम दिया था? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने या राम कुमार वर्मा ने। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन, दूसरा, आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने रीति काल को सबसे पहले क्या कहा था? श्रृंगार काल नाम इन्होंने सुझाव दिया था। रीति काल को सर्वप्रथम श्रृंगार काल नाम रखने का सुझाव आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने दिया था। वहीं आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी और राम कुमार वर्मा ने इन्होंने रीति काल नाम रखा था। किसको? रीति काल को। अगला प्रश्न देखते हैं, छोटी हल्की गोल और किनारेदार थाली दिखाओ। छोटी हल्की गोल किनारेदार थाली दिखाओ इस वाक्य में अपेक्षित है। 3 अल्पविराम,
एक पूर्ण विराम। तो इसमें 3 अल्पविराम, एक पूर्ण विराम, 3 अल्पविराम, एक योजक चिन्ह और एक पूर्ण विराम, 4 अल्पविराम, एक पूर्ण विराम, 4 अल्पविराम और एक योजक चिन्ह, एक पूर्ण विराम। तो इसका दूसरा ऑप्शन सही होगा, 3 अल्पविराम, एक योजक चिन्ह और एक पूर्ण विराम। वैसे 2 अल्पविराम और एक पूर्ण विराम होगा इसमें। अगला प्रश्न है, हिंदी में मुक्त छंद के प्रवर्तक कवि कौन है? अज्ञेय, निराला, मुक्तिबोध, धूमिल। तो इसका बी दूसरा सही होगा, निराला। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को मुक्त छंद का प्रवर्तक कवि माना जाता है। मुक्त छंद कविता किसी छंद विशेष के अनुसार नहीं रची जाती और ना ही तुकांत होती है। पाश्चात्य आधुनिक कविता में मुक्त छंद के प्रवर्तक व्हिटमैन है। कौन है? मैं तुमसे टेलीफोन पर बात करूंगा। इस वाक्य में टेलीफोन पर किस कारक में प्रयुक्त है? संबंध कारक, अधिकरण कारक, कर्म कारक, करण कारक। तो इस वाक्य में टेलीफोन पर करण कारक प्रयुक्त है। इसमें ये टेलीफोन पर बात करूंगा, इसमें ये गलत दिया गया है। टेलीफोन पर मैं पे पर, ये अधिकरण कारक का चिन्ह है। इसका है मैं पे और पर, ये अधिकरण कारक का चिन्ह होना चाहिए क्योंकि टेलीफोन पर बात करूंगा। इसमें दूसरा उत्तर सही होना चाहिए। अगला प्रश्न है, सोम प्रभु सूरी की रचना है कौन सी? कुमारपाल चरित, कुमारपाल प्रतिबोध, प्रबंध चिंतामणि, भविष्यत कहा। तो सोम प्रभु सूरी की रचना कुमारपाल प्रतिबोध 1184 ईस्वी। यह एक गद्य पद्य में संस्कृत और प्राकृत काव्य यानी चंपू काव्य है। वहीं कुमारपाल चरित हेमचंद का, भविष्यत कहा धनपाल का और प्रबंध चिंतामणि मेरुतुंग की रचना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से एक सूर्य का पर्यायवाची है। कौन सा है इसमें? रस, निचोड़, अर्क या सार। तो सूर्य का पर्यायवाची शब्द अर्क, रवि, सूरज, दिनकर, प्रभाकर, आदित्य, मरीचि, दिनेश, भास्कर, दिनकर, दिवाकर, भानु, तरणी, पतंग, आदित्य, सविता, हंस, अंशुमाली और मार्तंड। अगला प्रश्न है, अंतस्थ व्यंजन है। कौन सी अंतस्थ व्यंजन है इनमें? चा छा जा झा, ता था दाधा, पा फा बाभा, यारा लावा। तो कौन सी है? यारा लावा। ये क्या है? अंतस्थ व्यंजन। अंतःकरण से उच्चारित होने वाले व्यंजनों को अंतस्थ व्यंजन कहा जाता है। इनकी संख्या 4 होती है। यारा ला वा। अगला प्रश्न है, यथाशक्ति में समास है। यथाशक्ति में कौन सा समास है? अव्ययीभाव, बहुब्रीहि, द्वंद्व या तत्पुरुष। तो यथाशक्ति में अव्ययीभाव समास है। ये ऑप्शन सही होगा। जिस समास का पहला पद प्रधान हो और वह अव्यय हो उसे अव्ययीभाव समास कहते हैं। जैसे यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार। अगला प्रश्न है, ज्ञानपीठ पुरस्कार से पुरस्कृत कृति है। कौन सी है? कामायनी, पल्लव, परिमल और चिदंबरा। तो कामायनी ज्ञानपीठ पुरस्कार से पुरस्कृत कृति कौन सी है? चिदंबरा। सुमित्रा नंदन पंत को चिदंबरा काव्य के लिए 1968 ईस्वी में ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था।
अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शब्द उत्तर का विलोम नहीं है? प्रश्न, दक्षिण, पूर्व, अनुत्तर। उत्तर का विलोम को क्या नहीं है? पूर्व नहीं है। उत्तर का विलोम शब्द प्रश्न, दक्षिण और अनुत्तर है। अगला प्रश्न है, फूल मरे पे मरे ना बासु, यह प्रसिद्ध उक्ति किस कवि की है? दादू, कबीर, रैदास, जायसी। ये किसकी है? जायसी की। फूल मरे पे मरे ना बासु, यह प्रसिद्ध उक्ति मलिक मोहम्मद जायसी की है, जो पद्मावत ग्रंथ में संग्रहित है। अगला प्रश्न है, 10 कुमार चरितम के रचनाकार कौन है? दंडी, माघ, बाणभट्ट, कालिदास। तो कौन है? दंडी। 10 कुमार चरित के रचनाकार कौन है? दंडी है। इसमें 10 कुमारों का चरित्र वर्णित है। 10 कुमारों के नाम कौन कौन से हैं? राजवाहन, सोमदत्त, पुष्पोद्भव, उपहारवर्मन, अर्थपाल, प्रमति, मित्रगुप्त, मंत्रगुप्त और विश्रुत। अगला प्रश्न है, मानव प्रकृति का ज्ञान तुलसीदास से अधिक उस युग में किसी को नहीं था। ये कथन किसका है? मानव प्रकृति का ज्ञान तुलसीदास से अधिक उस युग में किसी को नहीं था। ये किसने कहा था? रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामविलास शर्मा या विश्वनाथ त्रिपाठी। तो ये कहा था किसने? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। बी ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन सही होगा। हिंदी साहित्य की भूमिका हजारी प्रसाद द्विवेदी, पृष्ठ 101 में दिया गया है। अगला है, निम्न उपन्यास में कौन उसके लेखकों के साथ सम्मिलित नहीं है? झीनी झीनी बीनी चदरिया, अब्दुल बिस्मिल्लाह, पहला पड़ाव, श्रीलाल शुक्ल, मैयादास की माड़ी, भीष्मसायनी, अब्दुल्ला दीवाना, शंकर शेष। तो इसका चौथा ऑप्शन सही होगा। व्याख्या देख लेते हैं। अब्दुल्ला दीवाना ये नाटक किसका है? लक्ष्मी नारायण लाल का है, शंकर शेष का नहीं है। वहीं बिन बाती के दीप, फंदी, रक्तबीज, बंधन, अपने अपने, एक और द्रोणाचार, अरे मायावी सरोवर, कोमल गांधार, चेहरे पोस्टर, खजुराहो का शिल्पी, बाढ़ का पानी, चंदन के दीप, घरौंदा, रत्न गर्भा राक्षस, नई सभ्यता, नए नमूने, आधी रात के बाद, धर्म, कुरुक्षेत्र, एक साथ की गाथा, मूर्तिकार, चेहरे, तिल का तार, कालजयी आदि शंकर शेष के नाटक हैं ये। अगला है, विलोम की दृष्टि से असंगत युग्म है कौन सा? ऊंट, उटनी, प्राचीन को अर्वाचीन, सूर का भीरू, साढ़ को सारणी। तो साढ़ का विलोम नहीं होता कोई, इसलिए ये चौथा सही है। अगला है, भारतीय भाषा विज्ञान की प्रसिद्ध मुनि त्रयी में सम्मिलित नहीं है। कौन नहीं है? पाणिनि, पतंजलि, कात्यायन, भर्तृहरि। तो इसका चौथा ऑप्शन सही होगा, पाणिनि। ये भर्तृहरि ये मुनि त्रयी में सम्मिलित नहीं है। पाणिनि अष्टाध्यायी की है, पतंजलि महाभाष्य की है, कात्यायन भारतिक, ये तीनों मुनि त्रयी में सम्मिलित है, जबकि ये भर्तृहरि नहीं है। अगला है, आ कहानी आंदोलन के पुरस्कर्ता माने जाते हैं गंगा प्रसाद बिमल, मोहन राकेश, रविंद्र कालिया, रमेश बख्शी। तो आ कहानी आंदोलन के पुरस्कर्ता गंगा प्रसाद बिमल माने जाते हैं। ये ऑप्शन सही होगा, गंगा प्रसाद बिमल। आ कहानी आंदोलन के पुरस्कर्ता गंगा प्रसाद बिमल माने जाते हैं। आ कहानी को सठोत्तरी कहानी भी कहा जाता है। इसका सूत्रपात 1960 ईस्वी में
नई कहानी की विरोध में हुआ। यह फ्रांस के एंटी स्टोरी मूवमेंट से प्रभावित आंदोलन है। इस आंदोलन की कहानियों में जीवन के प्रति अस्वीकार का भाव है। जीवन मूल्यों का तिरस्कार, परंपरा का पूर्ण नकार, अतिशय आधुनिकता, यौन उन्मुक्तता, शिल्पगत अमूर्तता आदि ये कहानी की विशेषताएं हैं। अगला प्रश्न है, मधु शब्द का पंचमी विभक्ति एक वचन में रूप क्या होगा? मधुने, मधुना, मधो, मधुना। इसका सही आंसर होगा ए ऑप्शन, मधुने। पंचमी विभक्ति एक वचन में पूछा गया है तो मधुने होगा। देख लेते हैं, मधु के रूप देख लेते हैं। प्रथमा विभक्ति में आएगा मधु, मधुनी, मधुनी। द्वितीय में आएगा मधु, मधुनी और मधुनी, यानी प्रथमा और द्वितीय इन दोनों में एक से आते हैं, मधु, मधुनी, मधुनी। तृतीय देख लेते हैं, मधुना, मधुभ्याम, मधुभी। फिर चौथा है मधुनः, मधुभ्याम, मधुभ्या, मधुने, मधुभ्याम, मधुभ्या, मधुना, मधुनो, मधुनाम, मधुनाम, मधुनी, मधुनो, मधुसु। हे मधु, हे मधुनी, हे मधुनी, ये मधु के रूप है। तो इसमें किसमें पूछा गया था? पंचमी में पूछा गया था एक वचन में, तो क्या आएगा? मधुने। अगला प्रश्न है, किन्नर देश में किस विधा की रचना है? किन्नर देश में निबंध, संस्मरण, रिपोर्टा, यात्रा वृत्तांत। तो किन्नर देश में ये क्या है? यात्रा वृत्तांत विधा की रचना है। इसके लेखक राहुल सांस्कृत्यायन है। चीन में क्या देखा? मेरी लद्दाख यात्रा, मेरी तिब्बत यात्रा, तिब्बत में 1.25 वर्ष, रूस में 25 मास, विश्व की रूपरेखा आदि इसके अन्य यात्रा वृत्तांत हैं। किसके? राहुल सांस्कृत्यायन के। अगला प्रश्न है, हिंदी के प्रथम अलंकार निरूपक आचार्य कौन से हैं? अलंकार निरूपक आचार्य भिकारीदास, केशवदास, मतीराम, चिंतामणि। तो अलंकार निरूपक आचार्य कौन से हैं? दूसरा ऑप्शन सही होगा, केशवदास। केशवदास हिंदी के प्रथम अलंकार निरूपक आचार्य माने जाते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में अव्ययीभाव समास का उदाहरण है, कौन सा है? अव्ययीभाव समास का उदाहरण रातों रात, कपड़छन, मनमाना, ठकुर सुहाती। अव्ययीभाव समास का उदाहरण क्या है इसमें? रातों रात। रातों रात जो शब्द है ये अव्ययीभाव समास का उदाहरण है। अव्ययीभाव समास में पहला पद या पूर्व पद अव्यय व्यवधान होता है और दूसरा पद संज्ञा होती है। जैसे रातों रात, रातों रात शब्द का समास विग्रह करेंगे तो क्या होगा? रात ही रात में। अन्य विकल्पों में क्या है? तत्पुरुष समास है, जबकि रातों रात में क्या है? अव्ययीभाव समास है। अगला प्रश्न है, नयनों की नीलम घाटी, नयनों की नीलम घाटी, नयनों की नीलम की घाटी जिस रस घन से छा जाती हो। नैनों की नीलम की घाटी जिस रस घन से छा जाती हो, वह कौंध की जिससे अंतर की शीतलता ठंडक पाती हो। उपर्युक्त पंक्तियां कामायनी की किस सर्ग से ली गई हैं? तो बताना है किस सर्ग से ली गई हैं ये? लज्जा, वासना, श्रद्धा, काम। तो ये लज्जा सर्ग से ली गई, कामायनी के लज्जा सर्ग से। अगला प्रश्न है, एक वाक्य शुद्ध है, इनमें से बताना है कौन सा वाक्य शुद्ध है।
तट पर लगे वृक्ष और लताओं से नदी की शोभा बढ़ गई थी। सभा में उपस्थित हर एक सदस्यों का यही मत था। ऋषि मुनि आदियों के द्वारा हमें ज्ञान मिला। यह अनुसूया अत्रि ऋषि की पत्नी थी। तो इसका चौथा ऑप्शन सही होगा, अनुसूया ऋषि अत्रि की पत्नी थी। अगला प्रश्न है, तुम्हारे मुंह में घी शक्कर, इसका सही अर्थ क्या होगा? ईश्वर करे तुम्हारा समाचार सत्य हो, तुम्हारी बातें मीठी लगती हैं, तुम्हें मिठाई को कभी कमी ना हो, या सदैव मीठी बात ही बोला करो। तो तुम्हारे मुंह में घी शक्कर, इसका अर्थ क्या होगा? ईश्वर करे तुम्हारा समाचार सत्य हो, ये ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है, इनमें से एक विदेशी भाषा का शब्द है, कौन सा है? कतार, पंक्ति, श्रेणी, श्रृंखला। तो विदेशी भाषा का शब्द इनमें से क्या है? कतार है, जिसका अर्थ पंक्ति, श्रेणी, पाठ, श्रृंखला, क्रम, सिलसिला, समूह, शुंड है आदि। अगला प्रश्न है, निश्चय शब्द में कौन सी संधि है? निश्चय शब्द में कौन सी संधि है? गुण संधि, दीर्घ संधि, यड़ संधि, अयादि संधि, विसर्ग संधि। तो निश्चय शब्द में क्या है? विसर्ग संधि है, जिसके संधि विच्छेद नी प्लस चय होगा। अगला प्रश्न है, शांति प्रिय द्विवेदी द्वारा रचित परिव्राजक की प्रजा क्या है? जीवनी है, आत्मकथा, यात्रा साहित्य, या फिर रेखा चित्र। तो शांति प्रिय द्विवेदी के द्वारा रचित परिव्राजक की प्रजा ये क्या है? आत्मकथा है। जो 1952 प्रकाशित हुआ था। अगला प्रश्न है, जो कम खर्च करने वाला है उसके लिए एक शब्द क्या होगा? अव्ययी, मितव्ययी, सदव्ययी, कृपण। इसका दूसरा ऑप्शन सही होगा, मितव्ययी। कम खर्च करने वाला के लिए एक शब्द क्या होगा? मितव्ययी। अगला है, निम्नलिखित में से एक रचना राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा की नहीं है। कौन सी नहीं है? राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा की। हम बिस्पाई जन्म के, सूत की माला, प्रभात फेरी, या फिर विसर्जन। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सूत की माला हरिवंश राय बच्चन की रचना है, जो प्रणय मूलक व्यक्ति कामधारा के अंतर्गत प्रेम और मस्ती की कविता है। रामेश्वर शुक्ल, अंचल, नरेंद्र शर्मा और आदि प्रणय मूलक व्यक्ति काव्यधारा के अन्य कवि हैं। अगला प्रश्न है, छायावादी काव्यधारा की समानांतर और उतनी ही शक्तिशाली राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा भी प्रभावमान थी। माखनलाल चतुर्वेदी, बालकृष्ण शर्मा नवीन, हम बिस्पाई जन्म के, सुभद्रा कुमारी चौहान, रामधारी सिंह दिनकर, राम नरेश त्रिपाठी आदि इस धारा के प्रतिनिधि क्या है? कबीर हैं। विसर्जन छायावादी कवि उदय शंकर भट्ट की और महादेवी की रचना है, ये दोनों। अगला प्रश्न है, बिहारी अकेले कवि हैं जिन्होंने ग्रामीण संस्कृति के विरुद्ध घृणा की अभिव्यक्ति की। यह कथन किसका है? ये किसका कथन है? रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नगेंद्र, बच्चन सिंह। किसका? ये बच्चन सिंह का।
अगला प्रश्न है, रस सूत्र की किस व्याख्याता ने रस निष्पत्ति की प्रक्रिया की पुष्टि की चित्र तुरंत न्याय के आधार पर की है? शंकुक, लोल्लट, अभिनवगुप्त या फिर भट्टनायक? तो रस सूत्र की किस व्याख्याता ने रस निष्पत्ति की प्रक्रिया की पुष्टि चित्त तुरंग न्याय के आधार पर की है? किसने की है? शंकुक ने। रस सूत्र की व्याख्याता आचार्य शंकुक ने रस निष्पत्ति की प्रक्रिया की पुष्टि चित्र तुरंग न्याय के आधार पर रस सूत्र की व्याख्याता आचार्य शंकुक ने रस निष्पत्ति की प्रक्रिया की पुष्टि चित्त तुरंग न्याय के आधार पर की। इनका मत अनुमितिवाद है। वहीं भट्ट लोल्लट का उत्पत्तिवाद या आरोपवाद, भट्टनायक का भुक्तिवाद या भोगवाद, अभिनवगुप्त का अभिव्यक्तिवाद। निम्नलिखित में से अघोष महाप्राण ध्वनि है कौन सी? खा, का, डा या धा? तो खा जो ध्वनि है ये क्या है? अघोष महाप्राण ध्वनि। अघोष ध्वनियाँ क्या क्या आती हैं? सभी वर्ग के पहली और दूसरी। का, खा, चा, छा 5 वर्ग होते हैं, तो 5 की पहली और दूसरी और शा, शा और फा ध्वनियाँ अघोष होती हैं। और महाप्राण क्या होती हैं? सभी वर्ग की दूसरी और चौथी तथा सा ये ऊष्म व्यंजन, ये ध्वनियाँ क्या होती हैं? महाप्राण होती हैं। अगला प्रश्न है, संवत 1631 करम कथा हरिपद धरि शीसा उपरोक्त पंक्तियों में किस प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना काल का संकेत किया गया है? तो किसका किया गया? पद्मावत, अनुराग बांसुरी, रामचरितमानस, ये रामचरित चिंतामणि। इसका सही आंसर क्या होगा? तीसरा ऑप्शन रामचरितमानस। उपरोक्त पंक्तियों में रामचरितमानस ग्रंथ की रचना काल का संकेत किया गया है। अगला प्रश्न है, एक वाक्य में अपादान कारक का प्रयोग हुआ है, बताना है किसमें हुआ है? शिकारी ने तीर से बाघ मारा, हाथी के द्वारा पेड़ ढहा गया, सत्संग से बुद्धि सुधरती है, लड़का बाजार से लौटा। तो लड़का बाजार से लौटा इस वाक्य में अपादान कारक का प्रयोग हुआ है। लड़का बाजार से अलग हो रहा है, इसलिए अपादान कारक है। अगला प्रश्न है, निस्सहाय हिंदू उपन्यास के लेखक कौन है? निस्सहाय हिंदू उपन्यास के लेखक प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट, लज्जाराम शर्मा, राधा कृष्ण दास। तो निस्सहाय हिंदू उपन्यास के लेखक राधा कृष्ण दास हैं। गोवध निवारण के लिए लिखा गया इस उपन्यास का प्रकाशन वर्ष 1890 है। यह हिंदी का पहला उपन्यास है जिसमें मुस्लिम समाज का अंकन किया गया। अगला प्रश्न है, मंगलेश डबराल का कविता संग्रह कौन सा है? मंगलेश डबराल का किले पर हिमालय, पहाड़ पर लालटेन, घास में दुबका आकाश, हरी घास पर छड़बर। तो इसका दूसरा ऑप्शन सही होगा, पहाड़ पर लालटेन। मंगलेश डबराल का कविता संग्रह पहाड़ पर लालटेन है, जो 1997 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। मंगलेश डबराल को हम जो देखते हैं इस काव्य संग्रह के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला है। अगला प्रश्न है, भाग्य का पर्यायवाची नहीं है, कौन सा नहीं है? प्रारब्ध, नियत, भवितव्य या फिर नियति। तो भाग्य का पर्यायवाची इसमें नियत नहीं है। नियत का अर्थ क्या होता है? इरादा या इच्छा होता है। भाग्य का पर्यायवाची कौन कौन सा है? प्रारब्ध, भवितव्य, नियति, किस्मत, तकदीर, नसीब, भावी और किस्मत आदि। निम्नलिखित में से किस रचना और उसकी विधा का नाम सही नहीं है? ऋण जल, धन जल, रिपोताज, क्या भूलूं क्या याद करूं, आत्मकथा, आवारा मसीहा जीवनी, जूठन, संस्मरण। तो उस विधा का नाम सही नहीं है किस रचना में? तो जूठन में नहीं है। जो जूठन है
ये ओम प्रकाश वाल्मीकि की क्या है, ये आत्मकथा है जो 1997 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। अगला प्रश्न है, हिंदी के किस आचार्य ने छल नामक संचारी भाव को प्रचारित किया? किस आचार्य ने छल नामक संचारी भाव को प्रचारित किया है? रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नगेंद्र, देव या भिखारी दास? इसका सही आंसर होगा देव। देव ने छल नामक संचारी भाव को प्रचारित किया। संस्कृत में भानुदत्त ने छल नामक संचारी भाव को उल्लेख किया, जबकि हिंदी में देव ने। अगला प्रश्न है, तांबे के कीड़े नामक लघु नाटक के लेखक कौन है? तांबे के कीड़े, मोहन राकेश, भुवनेश्वर प्रसाद, राम कुमार वर्मा, लक्ष्मी नारायण मिश्र? तो तांबे के कीड़े नामक लघु नाटक एकांकी के लेखक भुवनेश्वर प्रसाद हैं। अमृत राय ने हंस पत्रिका में 1846 ईस्वी में प्रकाशित किया था इसे। यह एक क्या है, असंगत नाटक, जिसमें ना कोई कथा है और ना कोई मंच विधान। इसमें भय और मृत्यु का प्रतिशोध करने का सशक्त ढंग की अभिव्यक्ति हुई है। अगला प्रश्न है, किस वाक्य में एक वचन का प्रयोग हुआ है? लड़के बोले, लड़की ने कहा, लड़कों ने कहा, या लड़के ने लड़कों से कहा? तो इसका दूसरा ऑप्शन सही होगा, लड़के ने कहा। इस वाक्य में एक वचन का प्रयोग हुआ है। अगला प्रश्न है, पंत जी की रचनाओं वीणा और पल्लव, इन दोनों में अंग्रेजी कविताओं से लिए हुए भाव और अंग्रेजी भाषा के लाक्षणिक प्रयोग बहुत मिलते हैं। यह कथन किसका है? डॉक्टर नगेंद्र, रामचंद्र शुक्ल, रामविलास शर्मा या बच्चन सिंह? उपर्युक्त जो कथन है ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है, जिसे उन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास में आधुनिक काल काव्य खंड की नई धारा तृतीय उत्थान में सुमित्रा नंदन पंत पर यह टिप्पणी की थी। किसका कथन है ये? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। अगला प्रश्न है, आपने क्या कहा सो मैंने नहीं सुना, यह वाक्य अपेक्षित है किसके द्वारा? एक प्रश्नवाचक चिन्ह, एक पूर्णविराम, एक अल्पविराम, एक पूर्णविराम, एक पूर्णविराम, एक प्रश्नवाचक चिन्ह। इसका सही आंसर होगा दूसरा ऑप्शन, एक अल्पविराम और एक पूर्णविराम। आपने क्या कहा सो मैंने नहीं सुना, इस वाक्य में एक अल्पविराम है और एक पूर्णविराम होगा। अगला प्रश्न है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध के द्वारा रचित ठेठ हिंदी का ठाठ किस विधा की रचना है? काव्य है, नाटक है, उपन्यास है या अनुवाद है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध के द्वारा रचित ठेठ हिंदी का ठाठ क्या है? ये उपन्यास है, जिसका प्रकाशन वर्ष 1899 है ईस्वी है। अतखिला फूल 1907 और इसका दूसरा क्या है? उपन्यास है हरिऔध का। अगला प्रश्न है, रत्नाकर जोपम कथा इस पुस्तक का संबंध किससे है? रत्नाकर जोपम कथा महायानी सिद्ध, वज्रयानी सिद्ध, नाथ या जैन? तो रत्नाकर जोपम कथा इस पुस्तक का संबंध वज्रयानी सिद्ध से है। अगला प्रश्न है, कबीर का भक्ति आंदोलन विद्रोह मूलक है? कबीर का भक्ति आंदोलन विद्रोह मूलक है। तो गोस्वामी तुलसीदास का प्रतिरोधात्मक यह विचार व्यक्त करने वाले विद्वान कौन है? रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नगेंद्र, डॉक्टर बच्चन सिंह या डॉक्टर रामविलास शर्मा? तो कबीर का भक्ति आंदोलन विद्रोह मूलक है, तो गोस्वामी तुलसीदास के प्रतिरोधात्मक यह विचार व्यक्त करने वाले विद्वान कौन है? बच्चन सिंह। तीसरा ऑप्शन सही होगा, डॉक्टर बच्चन सिंह। अगला प्रश्न है, उर्दू आगत शब्द है कौन सा? फारसी, अरबी, पश्तो या तुर्की? तो ये तुर्की भाषा का शब्द है उर्दू। अगला है, मीराबाई की उपासना है
कौन सी? माधुर भाव, सख भाव, दास भाव या बात्सल भाव? तो मीरा भाई की उपासना माधुर भाव की है। ये ऑप्शन सही होगा इसका। अगला प्रश्न है, कान्हा शब्द है, कान्हा कैसा शब्द है? तत्सम, तद्भव, आर्ध तत्सम या आर्ध तद्भव? तो कान्हा अर्ध तत्सम शब्द है। कृष्ण, कान्हा, किशन, ये क्या है? अर्ध तत्सम शब्द। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन गीति नाट्य नहीं है? जयशंकर प्रसाद करुणालय, मैथिली शरण गुप्त अनग, धर्मवीर भारती अंधायोग, ये सुमित्रा नंदन पंत, ज्योत्सना। तो जो ज्योत्सना है, तीसरा ऑप्शन इसका, चौथा, ज्योत्सना सुमित्रा नंदन पंत द्वारा रचित किया है रूपक है, जिसका प्रकाशन वर्ष 1933 है। इसमें कवि पंत की विचारधारा विकसित मानववाद तथा काल्पनिक समाजवाद के सामंजस्य के रूप में उत्कीर्ण हुई है। अगला प्रश्न है, भक्ति काल के किस कवि ने बरवे नाई का भेद लिखा है? किसने लिखा है? रहीम, रसखान, नंददास, कृष्णदास। तो भक्ति काल के किसने? रहीम ने बरवे नाई का भेद लिखा है, रहीम दास ने। अगला प्रश्न है, कान पर जूं ना रेंगना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? कान पर जूं ना रेंगना, कान के पास धीरे से कहना, कान के निकट नहीं सुनाई देना, कान के जूं बालों तक जाते हैं या बिल्कुल ध्यान न देना? इसका चौथा ऑप्शन सही होगा, बिल्कुल ध्यान न देना। कान पर जूं ना रेंगना, इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा? बिल्कुल ध्यान न देना। अगला प्रश्न है, पहाड़ी हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से माना गया? पहाड़ी हिंदी का विकास किस अपभ्रंश के द्वारा माना गया है? तो ब्राह्मण, मागधी, पैशाची या खस? पहाड़ी हिंदी का विकास खस अपभ्रंश से माना गया। किससे? खस अपभ्रंश से। वही ब्राह्मण अपभ्रंश से सिंधी, मागधी अपभ्रंश से ब्राह्मण अपभ्रंश से सिंधी और मागधी अपभ्रंश से बिहारी, उड़िया, बांग्ला, असमिया, पैशाची अपभ्रंश से पंजाबी, लहंदा और भाषाओं का विकास हुआ है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा धनुष का पर्याय नहीं है? सरासन, असी, कोदंड या पिनाक? तो असी ये धनुष का पर्यायवाची नहीं है। अगला प्रश्न है, धनुष के पर्यायवाची हैं सरासन, कोदंड, पिनाक, चाप, सारंग, कमान और धनु। अगला है, निम्नलिखित में से घनानंद की रचना नहीं है। कौन सी नहीं है इसमें घनानंद की? प्रिया प्रसाद, भावना प्रकाश, प्रीति पावस या पक्षी विलास? तो घनानंद की रचना कौन सी नहीं है? पक्षी विलास। ये पक्षी विलास जो रचना है, ये घनानंद की रचना नहीं है। 10वीं शताब्दी की इस कृति का रचनाकार अज्ञात है। कौन है? अज्ञात। इस ग्रंथ में 124 पद ही उपलब्ध हैं। किसमें? पक्षी विलास में। घनानंद के द्वारा रचित ग्रंथों की संख्या 41 बताई जाती है। प्रिया प्रसाद, भावना प्रकाश, प्रीति पावस, सुजान हित, कृपा कंद निबंध, वियोगवेली, इस्कलता, यमुनायस, प्रेम पत्रिका, प्रेम सरोवर, ब्रज विलास, रस वसंत, अनुभव चंद्रिका, रंग बधाई, प्रेम पद्धति, वृषभानुपुर, सुषमा, गोकुल गीत, नाम माधुरी, गिरिपूजन, विचार सार, दान घटा, कृष्ण कौमुदी, घाम चमत्कार, वृंदावन मुद्रा, ब्रज स्वरूप, गोकुल चरित, प्रेम पहेली, रस नायस, गोकुल विनोद, मुरली कामोद, मनोरथ मंजरी, ब्रज व्यवहार, गिरी गाथा, ब्रज वर्णन, छंदाष्टक, त्रिभंगी छंद, कवित्व संग्रह, स्फुट पदावली और परमहंस वंशावली। ये सभी किसकी है? घनानंद की। इनकी ग्रंथों की संख्या कितनी? 41 बताई जाती है। अगला प्रश्न है, घड़ों पानी पड़ना, इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा? घड़ों पानी पड़ना, घड़ों पानी पड़ना, इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा?
घड़े से पानी गिराना, पानी की कीमत समझना, अत्यंत संकुचित सोचना, अत्यंत लज्जित होना। तो घड़ों पानी पड़ना, इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा? अत्यंत लज्जित होना। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा बहुव्रीहि समास का उदाहरण नहीं है? चंद्रशेखर, चक्रपाणी, चंद्रक्रांति या राजपुरुष। तो जो इसका चौथा ऑप्शन सही होगा। बहुव्रीहि समास का उदाहरण राजपुरुष नहीं है। ये क्या है? ये तत्पुरुष समास का उदाहरण है, राजा का पुरुष। अगले प्रश्न है, जहाँ उपमेय का प्रतिषेध कर उपमान की स्थापना की जाए वहाँ कौन सा अलंकार होगा? उत्प्रेक्षण, रूपक, रूपक अतिशयोक्ति या अपहृति। तो जहाँ उपमेय का प्रतिषेध करके उपमान की स्थापना की जाए वहाँ पर अपहृति अलंकार होगा। चौथा ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है, स्था धातु का विधिलिंग लकार प्रथम पुरुष बहुवचन में रूप क्या होगा? स्था धातु का तिष्ठेयु, तिष्ठा, तिष्ठत या तिष्ठेत। इसका सही आंसर क्या होगा? तिष्ठेयु। पहला ऑप्शन सही होगा। स्था धातु का विधिलिंग लकार प्रथम पुरुष बहुवचन में रूप क्या होगा? तिष्ठेयु। अगला प्रश्न है, जैसे स्था धातु के रूप देख लेते हैं विधिलिंग में। प्रथम पुरुष में चलेंगे तिष्ठेत, तिष्ठेथम, तिष्ठेयु, तिष्ठेत, तिष्ठेतम, तिष्ठेत, तिष्ठेयम, तिष्ठेयो, तिष्ठेम। ये इसके तीनों वचनों में रूप हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से एक पतवार का पर्यायवाची है, कौन सा है? अर्जुन, दुर्योधन, कर्ण, नकुल। तो पतवार का पर्यायवाची शब्द क्या है इसमें? कर्ण। तीसरा ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है, कारण के अभाव में कार्य की उत्पत्ति होना किस अलंकार का परिचायक है? श्लेष, विरोधाभास, विभावना, विशेषोक्ति। कारण के अभाव में कार्य की उत्पत्ति होना ये विभावना अलंकार का परिचायक है। तीसरा ऑप्शन सही होगा इसका। अगला प्रश्न है, बर्वे छंद है। बर्वे छंद कैसा है? सम्मात्रिक छंद, अर्ध सम्मात्रिक, विसम्मात्रिक, अर्ध विसम्मात्रिक छंद। तो बर्वे कैसा छंद है? बर्वे अर्ध सम्मात्रिक छंद है। दूसरा ऑप्शन सही होगा, अर्ध सम्मात्रिक छंद। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी रचना सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की नहीं है? कौन सी नहीं है इसमें? पागल कुत्तों का मसीहा, खूंटियों पर टंगे लोग, काठ की घंटियां, एक शहर की मौत। तो चौथा ऑप्शन सही होगा, एक शहर की मौत। ये सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की रचना नहीं है। ये किसकी है? अमृता प्रीतम की रचना है ये। जबकि पागल कुत्तों का मसीहा, खूंटियों पर टंगे लोग, काठ की घंटियां, ये सभी किसकी है? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है, सौर सैनी अपभ्रंश के अंतर्गत आने वाली भाषा नहीं है, कौन सी नहीं है? गुजराती, सिंधी, राजस्थानी, पश्चिमी हिंदी। तो सौर सैनी अपभ्रंश के अंतर्गत आने वाली भाषा सिंधी भाषा नहीं है। दूसरा ऑप्शन सही होगा। गुजराती, राजस्थानी, पश्चिमी हिंदी ये सौर सैनी के अंतर्गत आती है, लेकिन जो सिंधी भाषा है ये सौर सैनी के अंतर्गत नहीं आती। जबकि गुजराती, राजस्थानी, पश्चिमी हिंदी भाषाओं का विकास सौर सैनी अपभ्रंश से हुआ है। अगला प्रश्न है, एक तत्सम शब्द है, इनमें से कौन सा है? डाकिनी, तेल, न्योछावर, तर्जनी। तो जो तर्जनी है, चौथा ऑप्शन, ये क्या है? तत्सम शब्द है। अगला प्रश्न है, तुलसीदास चंदन घिसे, इस निबंध की लेखक कौन है? तुलसीदास चंदन घिसे, विद्यानिवास मिश्र, हरिशंकर परसाई, कुबेर नाथ राय या फिर शरद जोशी। तुलसीदास चंदन घिसे, इस निबंध की लेखक हरिशंकर परसाई है। दूसरा ऑप्शन सही होगा। इसका प्रकाशन वर्ष क्या है? 1986 ईस्वी। अगला प्रश्न है, बूढ़े मोह मुहासे, यह प्रहसन की लेखक कौन है?
बूढ़े मुँहे मुहासे प्रहसन के लेखक कौन है? राधाचरण गोस्वामी, राधा कृष्ण दास, खड़ग बहादुर मल्ल या प्रताप नारायण मिश्र। इसका सही आंसर क्या होगा? एक पहला ऑप्शन राधाचरण गोस्वामी। बूढ़े मोए मुहासे ये इस प्रहसन के लेखक कौन है? राधाचरण गोस्वामी। बूढ़े मोए मुहासे लोग देखें तमाशे इस प्रहसन के लेखक राधाचरण गोस्वामी है। इसमें हिंदू और मुसलमान किसान एक साथ जमींदार के प्रति सम्मिलित विद्रोह करते हैं और अपनी समस्याओं का निराकरण करते हैं। अगला प्रश्न है दोपहर में समास है। दोपहर में कौन सा समास है? द्विगु, बहुब्रीहि, द्वंद्व या कर्मधारय। तो इसमें कौन सा समास है? द्विगु समास है दोपहर में, जिसका पहला पद संख्यावाची विशेषण होता है तथा समस्त पद किसी समूह या किसी समाहार का बोध करता है, उसे वह द्विगु समास कहलाता है। जैसे दोपहर, इसका विग्रह करेंगे तो क्या होगा? दोपहर के बाद का समय। अगला प्रश्न है निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा शुद्ध है? शुद्ध वाक्य कौन सा है इसमें? मैं आपका दर्शन करने आया हूँ, मेरे लिए ठंडी बर्फ और गर्म आग लाओ। शब्द केवल संकेत मात्र है, या मैं आप पर श्रद्धा रखता हूँ। इसका सही आंसर क्या होगा? शब्द केवल संकेत मात्र हैं। तीसरा ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है एक में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। इसमें हुआ है कुनकुना, कुदरत, कुढ़न या कुढंग। इसका सही आंसर क्या होगा? कुढंग। कुढंग में कु उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। अगला प्रश्न है चाय आगत शब्द है। किस भाषा का शब्द है? जापानी, चीनी, जर्मन या पुर्तगाली। तो जो चाय है ये चीनी भाषा का शब्द है। अगला प्रश्न है लिंग की दृष्टि से एक वाक्य शुद्ध है। कौन सा वाक्य शुद्ध है इसमें से बताना है। चाय फीका है, दही खट्टा है, चांदी सोने से कम महंगा है या मिश्री मीठा है। इसका दूसरा ऑप्शन सही होगा, दही खट्टा है। अगला प्रश्न है पुष्प या पुंड को हिंदी का प्रथम कवि किस आलोचक ने माना? राहुल सांस्कृत्यायन, दशरथ ओझा, रामविलास शर्मा, शिव सिंह सेंगर। तो ये पुष्प या पुंड को हिंदी का प्रथम कवि शिव सिंह सेंगर ने माना। वही राहुल सांस्कृत्यायन ने 7वीं शताब्दी के कवि सरप्पा दोहा कोश को और डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने शालिभद्र सूरी, भरतेश्वर बाहुबली रास को हिंदी का प्रथम कवि माना है। अगला प्रश्न है शेखर जोशी की कहानी है। कौन सी है? कर्मनाशा की हार, मेरा पहाड़। तो शेखर जोशी की कहानी कौन सी है? कर्मनाशा की हार, मेरा पहाड़, पंचलाइट, महुए का पेड़। तो इसका दूसरा ऑप्शन सही होगा, मेरा पहाड़। मेरा पहाड़ शेखर जोशी की कहानी है। कोसी का घटवा, 7 के लोग, हलवाहा, नौरंगी बीमार है, एक पेड़ की याद आदि उनकी क्या है? अन्य कहानियां हैं। वही कर्मनाशा की हार शिव प्रसाद, पंचलाइट फरी स्वर्णनाथ रेणु और महुए का पेड़ ये मार्कंडे की कहानी है। अगला प्रश्न है इनमें से एक का अर्थ ऐतराज है। क्या है ऐतराज? किसका है? विघ्न, विपत्ति, संकट या आपत्ति। तो किसका अर्थ ऐतराज है? तो आपत्ति का अर्थ क्या है? ऐतराज। अगला प्रश्न है विज्ञान गीता किसके द्वारा लिखी गई? नाभादास, तुलसीदास, केशवदास या मलुकदास। तो विज्ञान गीता केशवदास के द्वारा लिखी गई। तीसरा ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है
इतिवृत्त और आलोचना का संवित रूप होने से वह इतिहास आज भी प्रकाश स्तंभ बना हुआ है। इस कथन में जिस इतिहास की ओर संकेत किया गया उसके लेखक कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, गार्ग्या दातासी, मिश्रबंधु या जॉर्ज ग्रिशन? इसका सही आंसर होगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो गाइस ये 19 प्रश्न टीजीटी 2021 में पूछी गई थी पीजीटी में। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए। धन्यवाद।